अब चलते हैं गाजियाबाद, जहां से शंकर ऋषि जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? शंकर ऋषिकेश? नमस्कार जी, नमस्कार। सॉरी, आपका पूरा नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश, अच्छा। वो मैंने कहा ऋषिकेश से हैं कि गाजियाबाद से हैं, तो पता चला नाम ही ऋषिकेश है। चलिए, बहुत अच्छा नाम है। बताएं। नाम ही ऋषिकेश है। अच्छा, शंकर भी हैं, ऋषिकेश भी हैं, बहुत बढ़िया। बताएं, क्या उलझन है आपकी? जी, एक गांव में एक पैटर्नल प्रॉपर्टी था जो बाप दादा के नाम पे था, और बंटवारा में वो पेपर पे लिखा हुआ था पिताजी के नाम पे, जिसको अभी हाल ही में बेचा है। तो लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड है, जो अभी पिताजी के नाम पे भी नहीं है, लेकिन बिकने के बाद वो जो खरीदा है उससे वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, यानी सन के अकाउंट में, बेटे के नाम पे जी। तो मेरा जानना है कि वो एग्रीकल्चर लैंड पे ऐसे लॉजिकली टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था एक बार पता कर लूं ये कैसे ये टैक्स में आएगा या नहीं आएगा। बहुत अच्छा केस है ये। कई लोग हैं जो ऐसे पुश्तैनी जमीन बेचते हैं और फिर उनके बच्चों के खाते में पैसे आ जाते हैं। तो शंकर जी, इसमें दो बातें का ध्यान रखना है आपने। पहला तो ये कि ये पहले टेस्ट करिए एग्रीकल्चर लैंड है भी कि नहीं। हालांकि एग्रीकल्चर लैंड है, पर आयकर में इसको एग्रीकल्चर लैंड मानने के लिए कुछ पैमाने दिए गए हैं। अगर वो किसी ऐसी जगह से है जहां 10,000 की आबादी है और 10,000 और 1 लाख तक की आबादी है म्यूनिसिपल लिमिट, तो उससे 2 किलोमीटर के रेंज तक ये चल जाएगी। उसके बाद अगर आप आबादी 1 लाख से बढ़कर 10 लाख तक है तो फिर ये रेंज 6 किलोमीटर हो जाती है। 10 लाख से ऊपर की आबादी है तो फिर ये रेंज 8 किलोमीटर हो जाती है। तो पहले तो आप देखिए कि म्यूनिसिपल लिमिट्स जिसको हम कहते हैं उसके इस दायरे में तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आ रही है तो फिर ये एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल गेन पर्पसेस से, यानी कि बेचने के पर्पसेस से वो नहीं बनेगी। अगर ये आ रही है वाकई में एग्रीकल्चर लैंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके अकाउंट में, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। तो अगर आपके पिताजी की लैंड थी, आपके अकाउंट में भी आ गई, तो पिताजी से आपको या तो विरासत मानी जाएगी या गिफ्ट माना जाएगा। दोनों ही तरीके से वो माफ होगा। पर अगर ये एग्रीकल्चर लैंड उसमें नहीं आ रही, जो मैंने म्यूनिसिपल लिमिट्स भरी है, तो फिर इस पर देखना पड़ेगा आपको शंकर के, इस पे कैपिटल गेन बनेगा। आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा बाकायदा। आपके पिताजी को जो ये लैंड कॉस्ट करी थी उसको कैलकुलेट करके, आपको पता होगा 2 तरीके हैं, इंडेक्सेशन और नॉन इंडेक्सेशन के। इंडेक्सेशन करके निकालेंगे आप तो उसमें आपको 20% लगेगा। नॉन इंडेक्सेशन करके निकालेंगे तो 12.5% अब लगता है। और कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर मानी जाती है, यानी कि आपके पिताजी को जो कॉस्ट किया था उस कॉस्ट को आप लेके चलेंगे। तो 2 चीज़ें आप, जैसा मैंने कहा, ध्यान रखें। पहला कि ये इन लिमिट्स के हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं है, और अगर है तो फिर कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर नहीं है तो मैंने आपको कैलकुलेट करने के दोनों तरीके बता दिए हैं। लेकिन आपने एक जो तरीका होता है उसमें सवाल मेरा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पिताजी को मिला, वो बंटवारा में पिताजी को मिला। बंटवारे के टाइम में तो पिताजी ने कोई पे नहीं किया, वो पुश्तैनी जमीन थी जो इनको बंटवारा मिला, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालें? वो तो बहुत सालों पहले हुआ था। तो उसमें लक्ष्मण ने प्रावधान दिया हुआ है आयकर अधिनियमों के अंतर्गत कि 1/4/2001 को उसकी वैल्यूएशन करा ली जाती है। 1/4/2001 के हिसाब से एक डेट फिक्स है। हाँ। उस डेट को वैल्यूएशन करा लीजिए। अगर आप इंडेक्सेशन करना चाहते हैं तो उस डेट से आगे की पूरी इंडेक्स आयकर अधिनियमों में दी हुई है, उस इंडेक्स से आप कैलकुलेट कर लें। अगर नहीं भी आप इंडेक्सेशन लेना चाहते हैं तो भी 1/4/2001 की वैल्यू को आप ले। और जहां तक बात आपने दूसरी एक और बात कही कि बंटवारे की है, तो बंटवारे में देख लीजिए कि आपके हिस्से की कितनी है। हाँ। मतलब आप कितने भाई हैं या जो भी सक्सेसर्स हैं, तो आपके हिस्से की जमीन पे आप ये कैलकुलेशन करेंगे, पर वैल्यूएशन 1/4/2001 को कराएंगे। अगर उससे पहले की जमीन है तब। तो ऋषिकेश जी, कोई कंफ्यूजन नहीं, जमीन तो 50-60 साल पहले की है, लेकिन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, ये ठीक है। ये 2001 वाला मुझे नहीं पता था। तो इससे कम से कम कुछ तो वैल्यूएशन करंट मॉडर्न डेट पर आ जाएगा। और मैं ऋषिकेश जी बता दूं, जहां भी आप वैल्यू करने जाएंगे, जो वैल्यूअर्स होते हैं लक्ष्मण, ये सभी दर्शकों के काम की बात है, उन वैल्यूअर्स के पास 1/4/2001 की वैल्यूएशन करने की पहले से एक टेबल मौजूद रहती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको घूमना पड़ेगा भाई उस टाइम क्या वैल्यू थी। ये जो म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स होते हैं वहां से 1/4/2001 की आसानी से वैल्यू निकल आती है। तब तो आपको बिल्कुल अंत तक बता दिया है ना, A to Z आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए शंकर जी। अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये इंडेक्सेशन कराना है कि नहीं कराना, ये आप कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है। फायदा होता है? जैसे न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम का होता है ना,
तो इसमें भी आप कैलकुलेट करके देखिए कि आपको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन में फायदा है या 20% सरकार ने छूट दे रखी है या 20% इंडेक्सेशन करके फायदा है। दोनों कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको अंदाजा होगा। अगर नहीं हो तो किसी एक्सपर्ट की आप वहां आपके आसपास जो हालांकि आपसे ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट को ना आपने बता दिया, शंकर जी खुद ही सारा कुछ कर लेंगे। शंकर जी कर लीजिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। होगा तो tax@moneycontrol.com पे मेल लिखिएगा, आपके उलझनों को दूर कर देंगे। इस भी चलते हैं कोलकाता।